क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी यूपी बीएड की परीक्षा में सरकारी विद्यालय पाने का लक्ष्य रखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो में हिंदी से संबंधित 33 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। एग्ज़ाम में 50 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं और जिनका हिंदी का पेपर अच्छा होता है उन बच्चों के लिए बीएड में सरकारी विद्यालय पाना आसान होता है। चूँकि आप हिंदी में ही 50 प्रश्नों में 46, 47, 48, 49 प्रश्न सही कर पाते हैं तो सरकारी विद्यालय के लिए हिंदी का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए 33 प्रश्न हिंदी के लिए लेकर के आए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम सिर्फ 33 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आप अगर सरकारी विद्यालय का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं तो आपको इन 33 प्रश्नों में कम से कम 30 प्रश्न सही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? आपके सामने विकल्प दिया गया है लौकिक संस्कृत, दूसरा विकल्प दिया गया है वैदिक संस्कृत, तीसरा विकल्प आपको दिया गया है मागधी और चौथा विकल्प है सौरसेनी। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है, हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है या किससे मानी गई है? तो आपको इन 4 विकल्पों में जो विकल्प सही है उस विकल्प का चयन करना है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वह किससे हुई है? तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वह हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो मूल उत्पत्ति की बात हो रही है तो मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? आपके सामने विकल्प है पाली, दूसरा विकल्प है संस्कृत, तीसरा विकल्प है प्राकृत और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम जो देश भाषा है अर्थात जो देसी भाषा है वह कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पाली। तो पाल के विषय आपने सुना होगा, संस्कृत सबसे पहले थी, संस्कृत से ही टूट करके पाली भाषा का निर्माण हुआ। तो संस्कृत के बाद पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, हिंदी ऐसे हो आगे बढ़ता गया। तो भारत की प्रथम देश भाषा जो है कौन सी है? पाली है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो आप देखिए, अभी आपने दूसरा प्रश्न किया उसी से संबंधित, या तीसरा प्रश्न है तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, अर्थात संस्कृत भाषा से टूट करके किस भाषा का निर्माण हुआ? विकल्प है खड़ी बोली, दूसरा विकल्प है व्रज, तीसरा विकल्प है अवधी और चौथा विकल्प है पाली। तो आपका जो सही उत्तर है वह है पाली। तो सब मैंने आपको भी बताया था, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लिपि, दूसरा विकल्प है व्याकरण, तीसरा विकल्प है लिखित भाषा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? व्याकरण, अर्थात आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 कहता है हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी की वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो कह रहे हैं कि स्वर कहलाते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है कि संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तीसरा विकल्प कह रहा है व्यंजन कहलाते हैं और चौथा विकल्प कह रहा है स्वतंत्र ध्वनि कहलाते हैं। तो हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं, वह स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। तो इस प्रकार से जो आपका 5वां प्रश्न है उसका जो पहला विकल्प है वो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं, वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? आपके सामने पहला विकल्प है स्वर कहलाती हैं, दूसरा विकल्प है व्यंजन कहलाती हैं, तीसरा विकल्प है वर्ण कहलाती हैं, चौथा विकल्प है अक्षर कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जो किसी सहायता से बोली जाती हैं वह व्यंजन कहलाती हैं। जो स्वतंत्र हैं वह स्वर हैं, जो किसी की सहायता से बोली जा रही हैं वह व्यंजन है। तो व्यंजन जो होते हैं हमेशा स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या लिखे जाते हैं और स्वर जो हैं वह स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है क ख ग फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो आपके सामने 4 वर्ण दिए गए हैं। इन 4 वर्णों में कौन सा वर्ण ऐसा है जो आगत है, अर्थात कौन सा वर्ण ऐसा है जो उर्दू से हिंदी में आया हुआ है? तो आपके सामने पहला विकल्प है क, दूसरा विकल्प है ग, तीसरा विकल्प है फ और चौथा विकल्प है ख। तो आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उन विकल्पों में ख जो है वह आगत ध्वनियों में है, क्योंकि जो भी आगत ध्वनियाँ उर्दू से ली गई हैं उन आगत ध्वनियों में हमेशा वर्ण के नीचे एक बिंदी लगी रहती है। तो आपको दूसरे विकल्पों में ऐसा हो सकता है क के नीचे बिंदी मिले, ग के नीचे बिंदी मिले, फ के नीचे बिंदी मिले। ये सभी ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ हैं, लेकिन जब बिंदी नहीं लगी रहेगी तो हम उसे आगत ध्वनियाँ नहीं मानेंगे। जब भी आगत ध्वनियों की बात होगी तो उनके नीचे बिंदी लगा होना आवश्यक है, क्योंकि जो आगत ध्वनियाँ हैं उनमें बिंदी लगी होती है। तो आपका इस प्रकार जो चौथा विकल्प सही है। यह जो बाकी 3 विकल्प है ये आगत ध्वनियाँ अभी इस एग्जाम्पल में नहीं है। आगे किसी परीक्षा में आपको ऐसा हो सकता है फ के नीचे बिंदी मिल जाए तो फ जो है आगत ध्वनियाँ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ग के साथ बिंदी लगी हो तो ग हो जाएगा, ख के साथ बिंदी लगी हो ख हो जाएगा, ज के साथ बिंदी लगी हो तो ज हो जाएगा। लेकिन इस विकल्प में ख के साथ बिंदी लगी है तो ख जो है यह आगत ध्वनि है या उर्दू से ली गई ध्वनि है या वर्ण है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है जिन शब्दों में अंत में अ आता है, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके सामने विकल्प दिया गया है अनुस्वार, दूसरा विकल्प दिया गया है अयोगवाह, तीसरा विकल्प दिया गया है अंतस्थ और चौथा विकल्प दिया गया है अकारांत। तो जिन ध्वनियों के पीछे छोटा अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। अगर इसी जगह पे बड़ा आया होता तो इस अकारांत को हम बड़ा आ के साथ बोलते आकारांत। अगर छोटी ई की बात करेगा तो हम उसको इकारांत कहेंगे, अगर बड़ी ई की बात कहेगा तो हम उसको ईकारांत कहेंगे। तो इस प्रकार से जो भी अंत में वर्ण आएगा उस वर्ण को रखते हुए आगे आप कारांत कारांत जोड़ देंगे। तो अकारांत, बड़ा आ तो आकारांत,
छोटी ई तो इकारांत, बड़ी ई तो ईकारांत। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको वर्तनी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 कहता है अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद। तो यह जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में जो विकल्प आपको सही लग रहा है आपको उसका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद, अर्थात यह तीसरा विकल्प है आपका, यह सही हो जाता है, अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूंजीवाद, 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 पूंजीवाद। तो यह जो पूंजीवाद शब्द है इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है आपको उसका चयन करना है। तो यह जो दूसरा विकल्प है पूंजीवाद यह क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में एक शब्द के 4 वर्तनियाँ दी गई हैं एक शब्द की, तो आपको उसमें शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। तो पहला है अर्थनिहित, दूसरा है अंतर्निहित, तीसरा है अंतर्निहित, चौथा है अंतर्निहित। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका सही उत्तर है वह सी है, अर्थात अंतर्निहित। तो अंतर्निहित जो है सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में एक शब्द के 4 वर्तनियाँ दी गई हैं। उन वर्तनियों में सही जो है आपके सामने ऑप्शन है, पहला परीक्षा, 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 परीक्षा। तो जैसा कि आपको पता है यह जो वर्तनी है डी, यह क्या है, सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में खड्यंत्र, 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 खड्यंतर। तो यह जो पहला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाता है। तो खड्यंत्र, खड्यंत्र जो है यह आपका सही है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अर्थात आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में जिस संधि का प्रयोग हुआ है आपको उन संधियों को पहचानना है। तो देखिए, पहला शब्द है कविश्वर, तो आपके सामने विकल्प दिया गया है, इसमें दीर्घ संधि है। दूसरा विकल्प कहता है इसमें गुण संधि है। तीसरा विकल्प कहता है इसमें व्यंजन संधि है। और चौथा विकल्प कहता है इसमें स्वर संधि है। तो देखिए, कविश्वर, कविधन, ईश्वर, तो यह जो है स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वह है दीर्घ स्वर संधि, अर्थात दीर्घ संधि जो यहाँ पे विकल्प दिया गया है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है संसार, संसार में कौन सी संधि है। तो पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है विसर्ग संधि, तीसरा विकल्प है व्यंजन संधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संसार शब्द में जो सही उत्तर है या सही संसार शब्द में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह है आपका समधन सार, अर्थात संसार। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। समधन सार बराबर
संसार। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है तन्मय। तन्मय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो तन्मय जिसका संधि विच्छेद होगा तत् धन मय, तो तत् हलंत होगा, अर्थात यह जो संधि है यह संधि कौन संधि है? व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो पहला विकल्प है यण संधि, दूसरा विकल्प है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है गुण संधि। तो इत्यादि में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह है यण संधि। कौन संधि है? यण संधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 से लेकर के 24 तक के लिए निर्देश दिया गया है, उस निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के 4-4 विच्छेद किए गए हैं, उन शब्दों के 4-4 विच्छेद किए गए हैं। आपको जो भी सही विच्छेद होगा उसका चयन करना है। तो पहला शब्द है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है पुनः धन जन्म, दूसरा विकल्प है पुनर्धन जन्म, तीसरा विकल्प है पुनः धन आजन्म और चौथा विकल्प है पुनर्धन जन्म। तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म। तो आप विसर्ग संधि का नियम जानते होंगे, पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है, विसर्ग चेंज इनटू र। तो उस नियम का यहाँ पर पालन हुआ है। यह संधि जो है पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? र आ जाएगा। तो यह विसर्ग संधि का एक नियम है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है पितृण। पितृण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है पितर धन अण, दूसरा विकल्प है पितर धन ऋण, तीसरा विकल्प है पितृ धन ऋण और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो पितृण का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है पितृ धन ऋण, अर्थात जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है, पितृधन ऋण। आगे चलते हैं, अगला है इत्यादि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पर इत्यादि को पूछा था कौन सी संधि है, इत्यादि का यहाँ पे विच्छेद पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है इति धन आदि, दूसरा ऑप्शन है इत धन यदि, तीसरा ऑप्शन है इति धन यदि और चौथा ऑप्शन है इह धन यदि। तो इत्यादि में जो सही विच्छेद होगा इत्यादि का वह है इति धन आदि, अर्थात जो पहला विकल्प है वह आपका सही हो जाता है, इति धन आदि बराबर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है युधि धन स्थिर, दूसरा विकल्प है युद्ध धन स्थिर, तीसरा विकल्प है युद्ध धन ई स्थिर और फिर चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद है वह है युधि धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर। तो देखिए सा का परिवर्तन खटकोड़ वाले सा में होता है, तो यह भी व्यंजन संधि का एक नियम है। तो इस प्रकार से इसका जो पहला विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया जगदीश। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने विकल्प है जगत धन
ईश, दूसरा विकल्प है जग धन ईश, तीसरा विकल्प है जगद धन ईश और चौथा विकल्प है जग धन दीश। तो यह जगदीश जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण है और व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजन के साथ किसी स्वर का या व्यंजन के साथ किसी व्यंजन का मेल होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जगत धन ईश, अर्थात जो पहला विकल्प है आपका सही है। विसर्ग में व्यंजन संधि में ता संबंधी नियम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है कनकटा, कनकटा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद करेंगे तो सही विच्छेद क्या होगा? आपके सामने विकल्प दिया गया है कन धन कटा, दूसरा विकल्प दिया गया है कान धन कटा, तीसरा विकल्प दिया गया है दोनों रूप सही है और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो कन कटा का जो सही विच्छेद होगा वो है कान धन कटा। तो कुछ नियम संधि के अपवाद स्वरूप हैं जिसमें ये जो कान है, कान का कन हो जा रहा है, अब कटा को जोड़ दे रहे हैं तो कन कटा बनेगा और इसका जब विच्छेद करेंगे तो कान धन कटा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है रामायण, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है रामः धन अण, दूसरा विकल्प है राम धन आयन, तीसरा विकल्प है राम धन अयन और चौथा विकल्प है रामा धन यन। तो रामायण का जो सही संधि विच्छेद है वह है राम धन अयन। तो इस प्रकार जो तीसरा विकल्प है आपका वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। तो देखिए इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं 25 से लेकर के 28 तक, उसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो आपको कुछ सामासिक पद दिए गए हैं, आपको सही समास का चयन करना है। तो पहला जो प्रश्न है अर्थात 25वां जो प्रश्न है दशानन, दशानन में कौन सा समास है आपको उसकी पहचान करना है। तो दशानन में पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। तो यह जो दशानन है, दशानन में जिस समास का प्रयोग हुआ है वह है बहुब्रीहि समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, न पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि तीसरा पद जिसमें प्रधान होता है वह समास कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? पहला विकल्प है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो रोग पीड़ित अर्थात रोग से पीड़ित जिनमें कारक विभक्तियों का लोप होता है वे समासिक पद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार जो चौथा विकल्प है आपका क्या होता है? सही हो जाता है कि रोग पीड़ित में कौन समास है? तत्पुरुष समास। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत प्रति भर यथा यावत अनु हर ऐसे शब्दों से होता है वे अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास। तो प्रतिमान जो है यह भी कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। फिर से सुनिएगा, प्रति भर यथा यावत अनु
हर ऐसे कुछ शब्द जिनकी मतलब ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत इन शब्दों से होती है वे अव्ययी भाव समास होते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28, वीर पुरुष में कौन सा समास है? आपके सामने विकल्प है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो वीर पुरुष अर्थात पुरुषों में जो वीर हो, पुरुषों में जो वीर होगा। तो देखिए यहाँ पे अधिकरण में पय पर, तो जो में है उस विभक्ति का लोप हो रहा है। मैंने आपको ऊपर बताया था ऐसे शब्द जिसमें विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है वे तत्पुरुष समास होते हैं। कौन समास होते हैं? तत्पुरुष समास। तो इसमें देखिए वीर पुरुष अर्थात पुरुषों में जो क्या हो, वीर हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन समास होगा? तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। तो 29 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। पहला विकल्प है चाँद, दूसरा विकल्प है चंद्रमा, तीसरा विकल्प है चंदर और चौथा विकल्प है चंद। तो इन चार विकल्पों में जो शुद्ध है, शुद्ध का मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं उसका चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में छेद, डंडा, विवाह, सींग। तो इन चारों विकल्पों में जो विकल्प तत्सम है वह है विवाह। विवाह जो है यह तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पहला विकल्प है हंसी, दूसरा है कपूर, तीसरा है ओज और चौथा है आम। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो तत्सम है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ओज। ओज जो है तत्सम शब्द है अर्थात यह संस्कृत का शब्द है। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32, खेत, नहर, निर्मम, कुछ। तो इन चारों विकल्पों में जो विकल्प आपका तत्सम का है उसे छांटना है। तो इन चारों विकल्पों में जो तत्सम के शब्द हैं वो है निर्मम। क्या है? निर्मम। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प लगातार तीसरी बार तीसरा विकल्प क्या हो गया आपका? सही हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में चार विकल्प हैं। इन चार विकल्पों में जो विकल्प तत्सम का है आपको उसे छांटना है। पहला है सुमन, दूसरा है नाखून, तीसरा है कौवा और चौथा है बहाव। तो इन चारों विकल्पों में जो विकल्प तत्सम का है, जो विकल्प संस्कृत का है, जो शुद्ध शब्द है वह है सुमन। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वह विकल्प क्या होता है? वो विकल्प आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के जो वीडियो था, इस वीडियो में टोटली आपसे 33 प्रश्न पूछे गए हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही सरल हैं। और इस श्रृंखला में, इस वीडियो में 33 प्रश्नों में जिन बच्चों ने 30+ प्रश्न सही किए हैं वे हिंदी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि अगर आपको बीएड में फ्रेश विद्यालय लेना है, मनचाहा विद्यालय लेना है, तो आपको हिंदी में किसी भी प्रकार से नीचे नहीं आना है। आपको हिंदी में अपना झंडा बुलंद करके रखना है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आप आगे भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जो भी वीडियो आपके लिए बनाए जाएंगे, आप उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे।
तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।